हेलो एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशन बढ़िया से कर रहे होंगे। आज हमारे सारथी बैच का लेक्चर नंबर 9 है। आज हम फिर से कुछ मैटरनिटी नर्सिंग ओबीजी के कुछ एमसीक्यूज करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यूज करेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज का टॉपिक सेम वही गायनेकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, उनको करते हैं और उसके बाद हम एमएसएन स्टार्ट करेंगे। फिलहाल एक दो लेक्चर अभी ये और इसके बाद एक और लेक्चर आएगा ओबीजी के ऊपर। उसके बाद हम एमएसएन स्टार्ट करेंगे जिसमें हम जीआई सिस्टम को सबसे पहले उठाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिस्ट्रक्शन के। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इग्नू पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2014 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखेंगे और समझेंगे क्या क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो क्या है, कर्डी वाइट डिस्चार्ज मतलब डिस्चार्ज हो रहा है। कैसा डिस्चार्ज है? कर्डी और वाइट। ठीक है, कर्डी वाइट डिस्चार्ज ड्यूरिंग पर स्पेक्ट्रम एग्जामिनेशन। जब हम स्पेकुलम एग्जामिनेशन करते हैं तो उस टाइम पे कर्डी डिस्चार्ज आ रहा है फीमेल के वेजाइना से, ये क्या इंडिकेट करता है? इससे पहले क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको पहले स्पेकुलम देखना पड़ेगा कि पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन होता कैसे है। तो आप ये डायग्राम देख सकते हैं, यहां से आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये आप देखो, यहां पे जो ये स्पेकुलम है, ये जो है ये वो इंस्ट्रूमेंट है, स्पेकुलम है। वेजाइना को ओपन करवाने के लिए इसको रखा जाता है। देखो वेजाइनल कैनाल में इसको इंसर्ट किया है और यहाँ पे इसे घुमाते हैं जिससे ये ओपन होता है। स्क्रू को घुमाते हैं जिससे ये ओपन होता है। इसका डायमीटर बढ़ता है, वेजाइना का डायमीटर बढ़ता है। ये किस लिए किया जाता है? कॉज हमको वेजाइना का एग्जामिनेशन करना है, ठीक है, सर्विक्स वगैरह को देखने के लिए। ये देखो यहाँ पे सर्विक्स आ गया, ये सर्विकल रीजन है, ये यूट्रस है, क्लियर। और ये रेक्टम आ गया रेक्टल बॉडी, एनस वगैरह। और उसके बाद ये देखो, ये आपका यूरिनरी सिस्टम, यूरेटर आ गया, ठीक है। उसके बाद यूरेथ्रा आ गया। अब ये वेजाइना के अंदर किसको इंसर्ट किया है? ये स्पेकुलम। और ये हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब ये स्पेकुलम एग्जामिनेशन हो रहा है उस टाइम पे वेजाइना से वाइट डिस्चार्ज बाहर आ रहा है, ठीक है। वेजाइना से कौन सा डिस्चार्ज आ रहा है? वाइट डिस्चार्ज बाहर आ रहा है। थोड़ा वाइट कलर से हम इसको दिखाने की कोशिश करेंगे। वाइट डिस्चार्ज बाहर आ रहा है, ठीक है। अब ये वाइट डिस्चार्ज जो बाहर आ रहा है वेजाइना से, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? तो वो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो क्या इंडिकेशन है इसकी? तो सबसे पहला ऑप्शन है ट्राइकोमोनियासिस, नेक्स्ट है कैंडिडियासिस, उसके बाद है बैक्टीरियल वेजाइनासिस और सर्विसाइटिस। मैं हर लेक्चर में आपको ये कहता हूँ कि आंसर पहले खुद देने की कोशिश करो। आप साथ में जो आपने कॉपी रखी हुई है वहां पे अपना आंसर लिख लो। अब मैं आपको आंसर बताता हूँ इसका। जैसे ही कर्डी वाइट डिस्चार्ज आएगा तो आपके दिमाग में कैंडिडियासिस आना चाहिए, ठीक है। ये फंगल इन्फेक्शन होती है, ठीक है। कैंडिडियासिस आपका आंसर आना चाहिए। और इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे अब अगली नेक्स्ट अब हमारी स्लाइड पे, जिसको हम एक्सप्लेनेशन स्लाइड बोलते हैं, जिसमें हम बहुत सारी चीजों को और देखते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो कैंडिडियासिस क्या क्या नाम है इसके। तो एक तो कैंडिडियासिस हो गया, उसके बाद मोनिलियासिस, ठीक है। मोनिलियासिस भी इसको कहते हैं, कैंडिडियासिस भी कहते हैं। ये क्या है? इज अ फंगल इन्फेक्शन। ये कौन सी है? फंगल इन्फेक्शन है कॉज्ड बाय जीनस कैंडिडा। और जीनस जो है उस फंगस का वो क्या है? कैनिडा। तो मतलब कैनिडा जीनस वाले फंगस से वाइट डिस्चार्ज आता है फीमेल के वेजाना से बाहर, ठीक है। प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? कैंडिडियासिस, मोनिलियासिस। इट इज मोस्ट कॉमन स्पीशी इज कैंडिडा एल्बिकन। और इसकी मोस्ट कॉमन स्पीशी जो है, मोस्ट कॉमन स्पीशी क्या है? कैंडिडा एल्बिकन्स है। किसकी? कैंडिडियासिस की। कैंडिडियासिस का जीनस क्या है? तो कैंडिडा। और कैंडिडियासिस की मोस्ट कॉमन स्पीशी जो है कैंडिडा एल्बिकन्स है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ कैंडिडियासिस बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। अब लोकेशन के बेसिस पे हमारी बॉडी में ये फंगस कहाँ पाई जाती है, उसके लोकेशन के बेसिस पे इसको हमने बाइफरगेट किया है, डिवाइड किया है। तो देखो सबसे पहले थ्रोट में, ठीक है, सॉरी, थ्रस्ट आर ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस, ठीक है। थ्रस्ट आर ओरोफेरेंजियल, ओरोफेरिंग्स मतलब वही थ्रोट वाला रीजन आ गया। कैंडिडियासिस इन्वॉल्व माउथ एंड थ्रोट। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? माउथ और थ्रोट होता है इन्वॉल्व, ठीक है, क्लियर। तो नाम क्या आ गया इसका? थ्रस्ट या ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस। नाम से पता चल रहा है ओरोफेरेंजियल मतलब माउथ से रिलेटेड है। ये कहाँ पे होता है? ये माउथ में और थ्रोट में होता है। इट मेनली अकर इन इम्यूनोसुप्रेसिव कंडीशन। और देखो हमारी बॉडी में
हमारी बॉडी में डिजीज से लड़ने के लिए हमारी बॉडी की कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, जिसको हम कहते हैं हमारा इम्यून सिस्टम। और जब भी ये फंगस, बैक्टीरिया, वायरसेस या मैं ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में बोलूं तो पैथोजन हमारी बॉडी में अटैक करता है, अभी देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मुझसे पढ़ रहे हो, इस दौरान भी इस एनवायरनमेंट में न जाने कितने बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगस हैं जो हमारी बॉडी में लगातार अटैक किए जा रहे हैं, बट हमारी बॉडी उन वायरसेस को, उन पैथोजेंस को एंटर नहीं होने दे रही। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में माउथ में स्लाइवा है, स्लाइवा के अंदर लाइपेस होता है, वो बैक्टीरिया को अंदर आने नहीं देता। और जब हम खाना खाते हैं, खाने के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया होगा तो जैसे ही हमारे स्टमक में जाएगा वहां पे HCl आ जाएगा। तो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, और अगर गलती से वो पैथोजन अंदर आ भी गया तो उसका इंतजाम करने के लिए हमारी बॉडी में हमारे सोल्जर्स, WBCs बैठे हुए हैं, जिनको हम व्हाइट ब्लड सेल या ल्यूकोसाइट कहते हैं, वो हमारे इम्यून सिस्टम को बनाता है और हमारा इम्यून उसके खिलाफ रिस्पॉन्स देता है। लेकिन जब ये कंडीशन आती है हमारी बॉडी में, जब हमारी बॉडी बीमार पड़ती है किसी पैथोजन के इफेक्ट से, मतलब हमारी बॉडी में जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा वीक पड़ गया है, वो थोड़ा ढीला पड़ गया है, समझ आ गया ना? तो वो ढीला पड़ गया है, उस वजह से पैथोजन का अटैक होता है, उसी वजह से हमारी बॉडी जो है बीमार पड़ती है। तो ये लाइन हमें वही कह रही है, इट मेनली अकर इन इम्यूनोसुप्रेसिव कंडीशन। इम्यूनोसुप्रेसिव कंडीशन का मतलब ही वो है कि हमारा इम्यून सिस्टम सुप्रेस्ड कंडीशन में है, वो थोड़ा कम काम कर रहा है, सुप्रेस कंडीशन में है। एंड करेक्टराइज्ड बाय वाइट, अब ये किससे करेक्टराइज होता है? तो वाइट सबसे पहले, ठीक है, वाइट रेज्ड क्रीमी इजीली रिमूवेबल पैच। आपने देखा होगा टंग के ऊपर, माउथ के अंदर ना व्हाइट व्हाइट पैचेस बन जाते हैं, ये पैचेस किसके हैं? ये पैचेस बेसिकली ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस के ही हैं। ठीक है, ये होगा कब? जब इम्यूनोसुप्रेस कंडीशन होगी। और दूसरा दूसरा क्या है? दूसरा है वुल्वो वेजाइनल कैंडिडियासिस, नाम से पता चल रहा है, वुल्वा आ रहा है ना, वुल्वो वेजाइनल कैंडिडियासिस, वहां पे था ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस। तो लोकेशन और नाम से हमको क्लियर हो रहा है। तो वुल्वो वेजाइनल कैंडिडियासिस ये इन्वॉल्व किस में होता है? ये वेजाइना के अंदर होता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इचिंग, और वो वाला उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? वाइट था, ठीक है, रेज्ड था, क्रीमी था, इजीली रिमूवेबल पैच था, और वेजाइना में क्या है? इचिंग होगी, ठीक है, एंड थिक चीजी और कर्डी वेजाइनल डिस्चार्ज। थिक होगा, गाढ़ा होगा, चीजी, ठीक है, चीजी वाइट वाइट डिस्चार्ज, कर्डी वाइट डिस्चार्ज, दही की जैसा वाइटली डिस्चार्ज लेकिन थिक होगा, ठीक है, वैसा डिस्चार्ज वेजाइना से आएगा। और दूसरा पहला टाइप हो गया आपके सामने, ये देखो, जो पहले वाला था, पहला वाला आपका आ गया थ्रस्ट वाला, दूसरा आ गया आपका वुल्वो वेजाइनल, और थर्ड टाइप जो है इसको हम बोलते हैं इन्वेजिव कैंडिडियासिस। इन्वेजिव, नाम से पता चल रहा है, इन्वेजन मतलब अंदर घुसना, इन्वेड करना, किसके अंदर? ब्लड के अंदर, याद रखना। तो इन्वेजिव कैंडिडियासिस कौन सा हो गया? ये जो स्पीशी है ये एंटर कर जाती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ये वो कैंडिडियासिस की स्पीशी है जो ब्लड के अंदर आ जाती है। समझ आ गया? तो हमको देखो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, और हमने जब एक्सप्लेनेशन पढ़ी इसमें हमने मल्टीपल स्पेक्ट्रम्स को देखा और मल्टीपल आंसर्स हमें पता चले। अब क्वेश्चन कहीं से भी पूछे हम आंसर दे पाएंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल हमारी स्क्रीन पे जो है ये कहाँ पे आया हुआ है? CNCI कोलकाता का कोई एग्जाम है, 2021 में हुआ था, और उसके बाद रिम्स यूपी 2013 में। देखो 13 वाला, जिसने PYQ किया होगा, 2013 में रिम्स का क्वेश्चन पढ़ा होगा, ठीक है, जिसने भी PYQ किए होंगे, तो वो जब 2021 में पेपर दे रहा होगा या 20 में जिसने भी PYQ तो पढ़ी होगी, उसके लिए तो ईजी हो गया ना, ठीक है, इसीलिए PYQ इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर मोनिलियासिस। ये मोनिलियासिस क्या है? कैंडिडियासिस, उसी कंडीशन को तो मोनिलियासिस बोलते थे। तो कौन सा है? तो याद रखेंगे कैंडिडा एल्बिकन, ठीक है, कैंडिडा एल्बिकन जो वो ऑर्गेनिज्म है रिस्पॉन्सिबल होता है मोनिलियासिस के लिए। ये देखो मोनिलियासिस यहाँ पे लिखा हुआ था। क्लियर? बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पे है ये कहाँ पे आया है? तो इग्नू पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ वेजाइनल एपिथेलियम। ये कह रहा है वेजाइना के एपिथेलियम में इन्फ्लेमेशन हो रही है, काज्ड बाय कैंडिडा एल्बिकन। तो कैंडिडा एल्बिकन से हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे? इज नोन एज। अब देखो सवाल किस तरह से इसने हमारे सामने रिप्रेजेंट किया कि इन्फ्लेमेशन है, वेजाइनल एपिथेलियम कॉज्ड बाय कैंडिडा एल्बिकन्स। तो कैंडिडा एल्बिकन्स की वजह से हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं? तो कौन सी इंफेक्शन है ये? क्या ट्राइकोसोमल इंफेक्शन है, सर्विसाइटिस है, बार्थोलिन इन्फ्लेमेशन है? तो अभी आपने क्या देखा था? ये यहाँ पे देखो, ये अभी हमने देखा था मोनिलियासिस। तो यहाँ ऑप्शन में देखो मोनिलियासिस सबसे पहला दिया हुआ है, ठीक है, मोनिलिया मोनिलेलिया
इन्फेक्शन, ठीक है, मोनालिसिस इन्फेक्शन। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आया है आपका एम्स जोधपुर नर्सिंग स्टाफ नर्स, जो है अगस्त 2018 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट, तो मतलब क्लाइंट है, मतलब पेशेंट है, वो एक स्टेटमेंट दे रहा है, इंडिकेट्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर, मतलब एक क्लाइंट ये कह रहा है कि कुछ दो चार स्टेटमेंट है, उनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो प्रिवेंटिव मेजर के बारे में बात कर रही है, प्रिवेंटिव मेजर ऑफ जेनाइटल ट्रैक इन्फेक्शन, जिससे जेनाइटल ट्रैक की इन्फेक्शन जो है उससे प्रिवेंट किया जा सकता है। मतलब जो आपके सामने क्लाइंट है वो स्टेटमेंट्स दे रहा है, वो कौन सी स्टेटमेंट है जो वो सही बोल रहा है आप कि वो अपने जेनाइटल ट्रैक की इन्फेक्शन से अपने आप को बचा पा रहा है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है? पहली स्टेटमेंट है आई कैन डॉच एनी टाइम आई वॉन्ट। डॉच का मतलब मैंने आपको समझाया था लास्ट लेक्चर्स में कि वेजाइना के अंदर वाटर का फ्लो किया जाता है, जेंटली वाटर डाला जाता है, पोवाडिन भी यूज किया जाता है और वेजाइनल इरिगेशन की जाती है, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं होता है ज्यादा टाइम। कॉज इससे क्या होता है, वेजाइना के अंदर जो फ्लोरा है, वेजाइना का अपना एक फ्लोरा एसिडिक एनवायरमेंट है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से वेजाइना में इन्फेक्शन हो सकती है, बैक्टीरियल ग्रोथ, हार्मफुल बैक्टीरियल ग्रोथ कॉजेज हो सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्या है? आई शुड अवॉइड द यूज ऑफ कॉन्डम। तो यहाँ पे तो कोई लेना देना ही नहीं है कि कॉन्डम और इसके साथ तो कोई लेना देना ही नहीं है। नेक्स्ट, आई कैन वियर माई टाइट फिटेड जीन। तो टाइट फिटेड जीन्स जो है वो भी बिल्कुल नहीं आएगा। तो नेक्स्ट क्या है? आई शुड वेयर अंडरवेयर विद अ कॉटन, ठीक है, कॉटन पैनल लाइनिंग। तो बिल्कुल कॉटन पैनल लाइनिंग का ही यूज करना होता है फीमेल्स को। क्यों करना होता है, क्यों ये आंसर इतना सही है, हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन वाली स्लाइड में। तो देखो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वुल्वा जो है, वुल्वा इज वुल्वा पुडेंडम कह लो, वुल्वा कह लो। वुल्वा क्या है? जो बाहर से आपको दिख रहा है, ठीक है, बाहर से हमको मॉन्स प्यूबस, तो उसके बाद लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, वेस्टिब्यूल, जो भी आपको दिख रहा है उसको हम वुल्वा कहते हैं। वुल्वा जो है वो एक सेंसिटिव ऑर्गन है। वुल्वा इज ए सेंसिटिव एंड डेलिकेट। सेंसिटिव हो गया कि वो सेंसिटिव है, किसी भी कोई भी पैथोजन आएगा तो वो उसके खिलाफ सेंसिटिविटी शो करेगा, और साथ में डेलिकेट है। डेलिकेट मतलब ये जो नाजुक है। एंड कॉटन डज नॉट कॉज फ्रिक्शन, और कॉटन जो है वो कोई फ्रिक्शन कॉज नहीं करेगा वहां पे। एंड स्किन इरिटेशन, कोई स्किन इरिटेशन और कोई फ्रिक्शन कॉज नहीं करेगा। कौन सा? कॉटन का जो अंडरवेयर पहनेगी फीमेल, उसमें कोई इरिटेशन नहीं होगी, कोई फ्रिक्शन नहीं होगी। तो कॉटन ऑल्सो एब्जॉर्ब वेजाइनल डिस्चार्ज, और वेजाइना से जो डिस्चार्ज हो भी रहा होगा थोड़े बहुत अमाउंट का, उसको एब्जॉर्ब कर देगा कौन? कॉटन का जो अंडरवेयर होगा। एंड एक्स्ट्रा मॉइस्चर, और वहां पे मॉइस्चर भी नहीं होने देगा, कॉज वो एब्जॉर्ब कर देगा, जिसकी वजह से प्रिवेंटिंग बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन, जिसकी वजह से बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन जो है वो प्रिवेंट होगी। इसीलिए अंडरवेयर जो है, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, अंडरवेयर जो है वो अंडरवेयर सबसे ज्यादा हाइजीनिकली आपको यूज करना है। रोज अंडरवेयर को चेंज करने की रिकमेंडेशन देनी है पेशेंट को। साथ में जो अंडरवेयर है उसको आयरन जरूर करना है, कॉज अंडरवेयर में फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अंडरवेयर मतलब जो हाइजीन है, सैनिटरी हाइजीन, वो बहुत अच्छे से आपको पेशेंट को समझाना है। क्लियर, इंपॉर्टेंट समझाने हैं उसके। और कॉटन का ही अंडरवेयर यूज करने के लिए उनको रिकमेंड भी करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन किस तरह का पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था कि सामने से क्लाइंट अपनी को स्टेटमेंट दे रहा है और हमने आंसर कर दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या आते हैं? बिल्कुल आया हुआ है। क्लियर। इवन एम्स जोधपुर नर्सिंग ऑफिसर, एम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है? ये आपका एग्जाम बीसीसीएल स्टाफ नर्स 2015 में था, और साथ में देखो ईएसई 2010, मतलब 5 साल के बाद वापस रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो मतलब जो भी क्वेश्चन अभी आप यहाँ कर रहे हो ना, इनकी बहुत ज्यादा रिलेवेंसी है। मैं आपको एक चीज बताऊं, जिस भी स्टूडेंट ने पीआर यादव को ढंग से पढ़ लिया, वो किसी भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को देख के घबराएगा नहीं, कॉज उसने बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे, और इतने जो एक्सप्लेनेशन वाली स्लाइड आप पढ़ रहे हो ना, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस, मतलब जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस अकर्स मेनली इन वुमेन इन द फॉलोइंग ऑर्गन। अब ये नाम से हमको पता चल रहा है कि जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस कहाँ पे होता है, ये फीमेल में कौन से ऑर्गन में होता है। अब यहाँ पे क्या फेलोपियन ट्यूब में होता है, क्या यूट्रस में होता है, क्या सर्विक्स में होता है, क्या वेजाइना में होता है? हमेशा याद रखना, जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस, वो फेलोपियन ट्यूब में होता है। इसको याद रखना। अब क्यों होता है, कैसे होता है, वो समझते हैं। देखो बेसिकली होता क्या है, जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं ये अफेक्ट करता है, जेनाइटल ऑर्गन अफेक्टेड बाय माइकोबैक्टीरियम, एम लिखा हुआ है यहाँ पे, ट्यूबरकुलोसिस इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, और
मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब ऊपर से नीचे, तो सबसे पहले फेलोपियन ट्यूब आएगी। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है किस तरह से कि फेलोपियन ट्यूब सबसे पहले आएगी, जिसमें 90 से 95% मोस्ट कॉमन होता है, जिसमें जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस होता है। उसके बाद यूट्रस की तरफ आएंगे हम, यूट्राइन एंडोमेट्रियम की बात करेंगे जिसमें 50 से 60% होता है। फिर उसके बाद ओवरी जिसमें 20 से 30% होता है। फिर उसके बाद सर्विक्स जिसमें 5 to 15% होता है, और सबसे लीस्ट कम वेजाइना जिसमें 1% होता है। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन आपको ट्विस्ट करने के लिए और भी पूछ सकता है कि बताओ वो कौन सा फीमेल का जेनाइटल ऑर्गन है जहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस के लीस्ट चांसेस हैं, तो वेजाइना आ जाएगा उसका आंसर, क्योंकि ये डिसेंडिंग में है ना। बात समझ आ गई? बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे क्या है, ये किस एग्जाम में पूछा गया था, तो ESIC स्टाफ नर्स दिल्ली 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है, डिसऑर्डर्स ऑफ यूट्राइन ट्यूब, मतलब यूट्राइन ट्यूब फेलोपियन ट्यूब की बात हो रही है, एंड ओवरी आर। डिसऑर्डर ऑफ यूट्राइन ट्यूब और ओवरी और क्या है, तो अधूरा सा क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन पढ़ के हमको समझ आएगा क्या क्या हो सकते हैं डिसऑर्डर यूट्राइन ट्यूब के और ओवरी के। एक्यूट सेल्फिंजाइटिस, सेल्फिंजाइटिस आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, सेल्फिंग किसको बोलते थे, फेलोपियन ट्यूब को, तो एक्यूट सेल्फिंजाइटिस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी तो एक डिसऑर्डर ही है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब जिसमें जो प्रेगनेंसी थी, जो कंसीव होना था, जो इम्प्लांटेशन होनी थी, वो इम्प्लांटेशन होनी थी यूट्रस के अंदर, एंडोमेट्रियम के अंदर, बट अदर देन यूट्रस इम्प्लांटेशन हो गई, फेलोपियन ट्यूब में हो गई, तो ये भी तो दिक्कत है, तो ये भी इसका आंसर आएगा। अब देखो दो आंसर बिल्कुल रेलेवेंट मिल गए, ऑल ऑफ द अबव लिखा है ना, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। बट अब ट्यूमर है तो हाँ देखो यूट्राइन ट्यूब में भी ट्यूमर हो सकता है, ओवरीज में ट्यूमर होता ही है, ठीक है, हो सकता है, तो ट्यूमर भी आ सकता है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरह से आंसर्स को आपने सॉल्व करना है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को ध्यान से समझेंगे। ऑल डिसऑर्डर आर रिलेटेड टू यूट्राइन ट्यूब एंड ओवरी। तो जितने भी ये डिसऑर्डर चारों आपने पढ़े, ठीक है, वो सब किससे रिलेटेड है, ये आपकी यूट्राइन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब और ओवरी से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, सेल्फिंजाइटिस मीन, सेल्फिंजाइटिस क्या हो गया, मैंने बता दिया, इन्फ्लेमेशन होती है फेलोपियन ट्यूब की, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। और ये सेल्फिंजाइटिस जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और किस वजह से होती है, जब भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होगी, उसकी वजह से हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या हो गया, मोस्ट कॉमनली अकर इनटू फेलोपियन ट्यूब, और फेलोपियन ट्यूब में भी ये जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ये सबसे ज्यादा कौन से रीजन में होती है, तो एम्पुलरी रीजन में होती है, याद रखना, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, ये भी एम्पुलरी रीजन में ही होती है, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब एंड ट्यूमर्स कैन अकर इनटू ओवरी, और ओवरी में क्या होते हैं, ट्यूमर होते हैं, ट्यूमर। तो मोस्ट कॉमन जो है, मोस्ट कॉमन ओवरीज में ट्यूमर होते हैं, एंड फेलोपियन ट्यूब्स में भी देखे जाते हैं। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल कहाँ पे पूछा गया है, एम्स पटना नर्सिंग ऑफिसर, फेब 2020 का क्वेश्चन है, कोविड के टाइम पे ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज, आंख बंद करके अभी पढ़ा है, सेल्फिंजाइटिस, 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 याद रख लो, सेल्फिंजाइटिस। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब, आइटिस वर्ड लग गया मतलब इन्फ्लेमेशन है, क्लियर। टॉमी मतलब कट रिमूव करना, समझ आ गया। तो ये टर्मिनोलॉजीज भी मैं आपको बताऊंगा, वो जब एमएसएन हम स्टार्ट करेंगे, तो एमएसएन में काफी ज्यादा टर्मिनोलॉजीज आती हैं, तो वो टर्मिनोलॉजीज वाला जो किस्सा है वो हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो है वो इग्नू पोस्ट बेसिक नर्सिंग 2012 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग कंडीशन इज वन ऑफ द इंडिकेशंस फॉर वेजाइनल डॉचिंग। मतलब ये जो भी कंडीशंस हमको दी है, इसमें से एक जो कंडीशन है वो इंडिकेट कर रही है वेजाइनल डॉच को। वेजाइनल डॉच मैंने आपको बता दिया होता क्या है। पहला है पोस्टमार्टम पीरियड। क्या पोस्टमार्टम पीरियड में हम वेजाइनल डॉच करते हैं? तो नहीं, क्लियर। वेजाइनल इरिगेशन क्यों करेंगे पोस्टमार्टम पीरियड में? प्रेगनेंसी के दौरान तो बिल्कुल भी नहीं, गलती नहीं करनी। वेजाइनल जब हेमरेज होगा तो ब्लड है तब भी नहीं करेंगे। फाउल स्मेल, वेजाइना से फाउल स्मेल आ रही है और वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, डॉचिंग। तो डॉचिंग को इंडिकेट कौन करता है, वो फाउल स्मेल वेजाइनल डिस्चार्ज करता है। अब ये डॉचिंग क्या होता है, इसको डिटेल में जानेंगे एक्सप्लेनेशन वाली स्लाइड पर। अब देखो डॉचिंग को ध्यान से समझो, एक्सप्लेनेशन समझो डॉचिंग की। Vaginal dodge means a gentle, low pressure antiseptic irrigation. Gently, low pressure, ठीक है, ध्यान से देखना कि प्रेशर क्या है, लो प्रेशर रखना है, और एंटीसेप्टिक इरिगेशन होगा ऑफ द वेजाइना बाय किससे, पोवाडीन या आयोडीन सोल्यूशन से हम करते हैं।
क्लियर। तो वेजाइनल डॉचिंग में प्रेशर क्या होगा, लो प्रेशर होगा। उसके बाद एंटीसेप्टिक इरिगेशन होगी, एंटीसेप्टिक का यूज करेंगे, पॉवर्डिन का या आयोडीन सोल्यूशन का यूज करेंगे। डॉचिंग कैन अपसेट द नॉर्मल वेजाइनल फ्लोरा, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि डॉचिंग जो है वो जो नॉर्मल आपका वेजाइनल का फ्लोरा था जो कि एसिडिक रहता है एंड वेजाइनल पीएच, दोनों को पीएच को इफेक्ट करेगा, वेजाइनल फ्लोरा को इफेक्ट करेगा। 10 अब देखो ये पीएच की कहानी, मैंने इवन स्टार्टिंग के लेक्चर्स में पीएच को भी डिटेल में बता दिया है कि 7 पीएच न्यूट्रल होता है और 7 के आगे बेसिक और 7 के इधर एसिडिक, और एसिडिक में भी जब हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी, राइट की तरफ जाएंगे तो एसिडिटी कम होगी, और बेसिक में जब हम राइट की तरफ जाएंगे तो बेसिसिटी बढ़ेगी, अल्कलाइन नेचर बढ़ेगा, और लेफ्ट की तरफ आएंगे तो अल्कलाइन नेचर कम होगा, बेसिसिटी कम होगी। इसका सीधा सीधा उदाहरण भी मैंने आपको बताया था कि 9 जो है वो मोर बेसिक है एज कम्पेयर टू 8 बेसिक, तो नंबर में तो 9 बड़ा ही होता है 8 से, लेकिन जब एसिड में आ जाते हैं 5 इज लेस एसिडिक देन 4 एसिड, ठीक है, 4 पीएच वाले एसिड के। तो ये चीजें मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में क्लियर करवाई हुई है। बेसिक्स तो मैं बिल्कुल, जो बिल्कुल बेसिक होते हैं वो भी मैं उस पर भी मैं स्ट्रेस डालता हूँ, कॉज मेरा ये मोटिव है हमेशा से टीचिंग में, मेरा ये मोटिव रहा है। अगर क्लास में 50 स्टूडेंट 60 स्टूडेंट भी होते थे तो मेरा हमेशा ये रहा है कि लास्ट बेंच पे लास्ट कॉर्नर पे जो स्टूडेंट बैठा है उसे भी समझ आना चाहिए, उसके बाद ही हम क्लास को आगे बढ़ाते थे, ठीक है। ये मेरा पहले से ही टीचिंग में रहा है कि हर एक स्टूडेंट के दिमाग में जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूँ वो फिट हो जानी चाहिए, क्योंकि टीचिंग वो नहीं है कि मतलब जो अच्छे पढ़ने वाले हैं जिन्होंने ऑलरेडी जिनके बेसिक्स अच्छे हैं उनको तो क्लियर है ही। मजा तो तब है ना जिसको पता ही नहीं है इन चीजों का, उसको भी पता चल रहा है, नॉलेज स्प्रेड हो रहा है। और ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई इंटेलिजेंट होता है और कोई नालायक होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम नालायक हो, होता क्या है बेसिकली, जो नर्सिंग फील्ड में जब भी हम आते हैं तो मैक्सिमम टाइम नर्सिंग एक्सीडेंटल नर्सिंग ही बनते हैं, क्योंकि पहले हम नीट की प्रिपरेशन करते हैं, है ना, डॉक्टर बनने का सपना होता है, बट किसी कारणवश नीट नहीं होता तो हम नर्सिंग ले लेते हैं। बट मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, तुम जो भी प्रोफेशन तुम्हारा अभी नर्सिंग का है ना, ये कोई छोटा मोटा प्रोफेशन नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रोफेशन है, ठीक है। एक डॉक्टर को एफोर्ड किया जा सकता है, डॉक्टर को क्या करना है, फीस देनी है, एक दिन की फीस देनी है, उसके बाद जो नर्सिंग केयर होती है ना ये कॉस्टली होती है। आपको डॉक्टर को दिखाना है, एक बार चले जाओगे डॉक्टर को दिखा दिया आपने, बात खत्म होगी। बट अगर आपको नर्सिंग केयर चाहिए तो नर्सिंग केयर आपको 24 आवर्स चाहिए। इसीलिए आप वार्ड्स में जब आपने काम किया होगा तब आपको पता चला होगा कि नर्सिंग में हमारी मॉर्निंग ड्यूटी होती है, वेट ड्यूटी होती है और नाइट ड्यूटी होती है। 24 आवर्स नर्सिंग स्टाफ आपको हेल्थ केयर फैसिलिटी में मिलेगा। डॉक्टर्स आपको 24 आवर्स नहीं मिलेंगे, होते हैं बट वो स्पेशलाइजेशन वाले डॉक्टर 24 आवर नहीं मिलेंगे, लेकिन नर्सिंग स्टाफ आपको 24 आवर मिलेगा। पेशेंट के साथ 24 घंटे कौन सा स्टाफ काम कर रहा है, नर्सिंग स्टाफ काम कर रहा है। तो अपने प्रोफेशन को छोटा मत समझो, ठीक है, अपने आप को छोटा मत समझो कि मैं यार नर्सिंग नर्सिंग बहुत प्रीशियस, बहुत ज्यादा प्रीशियस प्रोफेशन है। आप एकदम नर्सिंग केयर कर रहे हो, एक पेशेंट के साथ में बात कर रहे हो, इंटरेक्शन कर रहे हो, उसे हील कर रहे हो, ठीक है। तो वी आर हीरोज, हमको बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। और बात ये रही कि यार हम उतना नालायक है, या आपके दिमाग में किसी ने डाल के रखा होगा कि समझ में नहीं आता है इसको जल्दी से, या हम नालायक हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कोई भी स्टूडेंट नालायक और इंटेलिजेंट नहीं होता। बस फर्क इतना होता है कि इंटेलिजेंट को समझ में आ रहा है और नालायक को किसी कारणवश समझ नहीं आ रहा है, इसलिए वो नालायक है। समझ आ जाएगा तो वो भी इंटेलिजेंट हो गया। तो दैट मीन्स यहाँ पे नालायक और इंटेलिजेंस की बात नहीं है, यहाँ बात है समझ की। किसी को समझ आ जाता है जल्दी से, बस वो उसको हम कैटेगराइज कर देते हैं कि ये इंटेलिजेंट है। आपको समझ आ रहा है लेक्चर तो बात खत्म हो गई। अब इंटेलिजेंट नालायक में मत फंसो, सिलेक्शन ले लो। क्लियर। खुद को खुद से मोटिवेट किया करो, हर दिन खुद को खुद से मोटिवेट करो, ठीक है। अब देखो बात हो रही थी वेजाइनल डॉचिंग की, तो वेजाइनल डॉचिंग में हम लो प्रेशर का यूज करेंगे, पॉवर्डिन का यूज करेंगे, आयोडीन का यूज करेंगे सोल्यूशन का वेजाइनल इरिगेशन करने के लिए। अब डॉचिंग कैन अपसेट, डॉचिंग अपसेट कर सकती है आपके नॉर्मल वेजाइनल फ्लोरा को जो कि एसिडिक होता है। 10 इंक्रीज चांसेस ऑफ वेजाइनल इन्फेक्शन, जिसकी वजह से वेजाइना में इन्फेक्शन हो सकती है, ठीक है, बीवी की इन्फेक्शन हो सकती है। बीवी मैंने पढ़ाया हुआ है, अब ये बीवी है क्या आप फर्स्ट सेकंड लेक्चर में देख सकते हो, ठीक है, समझ आ गया। अब देखो इन्फेक्शन, सो इट शुड बी यूज्ड ओनली इन सर्टेन कंडीशंस लाइक, मतलब अब हम ये वेजाइनल डॉचिंग को बिल्कुल हमें केयरफुल होना है। ऐसे ही हर दिन वेजाइनल डॉचिंग नहीं करनी है। किन कंडीशंस में करनी है, तो सबसे पहले फाउल स्मेल आ रही होगी, गंदी सी स्मेल आ रही है वेजाइना से, वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है कॉज्ड बाय बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ये वही बैक्टीरियल वेजिनो आ गया, बीवी जो मैंने बताया था, बैक्टीरियल वेजिनोसिस और ट्राइकोमोनासिस। इज इट क्लियर। ये दो कंडीशंस होंगी, फाउल स्मेल होगी, तभी जाके हम डॉचिंग करेंगे, और ये भी रिकमेंडेड होगा तो ही करेंगे। समझ आ गया।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपका DSSB स्टाफ नर्स 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ यूट्राइन एंडोमेट्रियम। मैंने आपको बताया हुआ है प्रोलिफरेशन का मतलब क्या है। यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम है वो अपने नंबर्स को बढ़ा रही है, अपने सेल्स को बढ़ा रही है, ठीक है, एंडोमेट्रियम में सेल्स को बढ़ा रही है, ठीक है। तो टिश्यू, एंडोमेट्रियल टिश्यू आउटसाइड यूट्रस इज नोन एज, अच्छा सवाल कुछ अलग ही है। सवाल क्या है? एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन। अब प्रोलिफरेशन तो हो रही है लेकिन एबनॉर्मली हो रही है ऑफ यूट्राइन एंडोमेट्रियम। यूट्रस की एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन हो रही है एबनॉर्मली, जो कि टिश्यू है वो आउटसाइड यूट्रस जा रहा है। मतलब यूट्रस के अंदर होती है ना, सबसे इनर वॉल थी एंडोमेट्रियम, और ये यूट्रस के बाहर जाके ग्रो हो रही है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? तो नाम एंडोमेट्रियम में हो रहा है तो एंडोमेट्रियोसिस बोलेंगे, ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस। मिनोरेजिया पढ़ा चुका हूँ, मिनोरेजिया, मेट्रोरेजिया पढ़ा चुका हूँ। सिस्टिक फाइब्रोसिस आगे हम पढ़ेंगे जब टॉपिक आएगा, तो वहां पे मैं इसको भी क्लियर करवा दूंगा। अब इसमें हम देखेंगे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन था वो बी था। पहले देख लो डायग्राम से मैं आपको बताऊं। ये देखो एंडोमेट्रियोसिस में हो क्या रहा है बेसिकली, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे आप देखो एंडोमेट्रियम तो यहाँ थी, ठीक है, एंडोमेट्रियम तो ये एंडोमेट्रियम यहाँ यहाँ ग्रो होना था, लेकिन ये एंडोमेट्रियम का यहाँ पे पोर्शन आ गया, ओवरी के ऊपर पोर्शन आ गया, ये देखो ये एंडोमेट्रियोसिस। तो एंडोमेट्रियम का बाहर भी ग्रो हो जाना, आउट ग्रोथ कर जाना, ये कंडीशन जो है इसको हम क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, ठीक है। तो एंडोमेट्रियोसिस मीन्स द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल एक्टोपिक एंडोमेट्रियल टिश्यू। एक्टोपिक का मतलब ही हो गया यूट्रस के बाहर, इसलिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी हम बोलते हैं, अदर देन यूट्रस इम्प्लांटेशन हो रही है। तो एक्टोपिक एंडोमेट्रियल टिश्यू आउटसाइड यूट्राइन कैविटी which is mainly confined to the pelvic area। तो पेल्विक एरिया वाले साइड में जो है एंडोमेट्रियम को हमको देखने को मिल रहा है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियोसिस का नाम देते हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपका केरला पीसीएस में आया हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर नर्सिंग 2023। बहुत रिसेंट क्वेश्चन है, लगभग 2 साल पहले का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द बेनिफिशियरी एक्शन ऑफ DMPA इन एंडोमेट्रियोसिस। अब देखो एंडोमेट्रियोसिस तो हमको पता चल गया, अब हमको क्वेश्चन से ही एक कॉन्सेप्ट का पता चल गया कि एंडोमेट्रियोसिस में हम डेम्पा का यूज करते हैं। अब हमको सवाल में पूछा क्या है? सवाल में पूछा गया है कि बताओ बेनिफिट क्या है इस डेम्पा का यूज करने का एंडोमेट्रियोसिस में। अब ये डेम्पा होता क्या है, क्या इसके बेनिफिट है, वो हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे समझो कि बेनिफिट क्या है। इट सुप्रेस ओवुलेशन एंड थिकनेस सर्विकल, थिक एंड सर्विकल म्यूकस। तो ये ऐसा कोई लेना देना ही नहीं है इसका सर्विकल म्यूकस को थिक करने का, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस में हो क्या रहा है? प्रोलिफरेशन हो रही है। क्योंकि एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो रही है ना, एंडोमेट्रियम अपने नंबर को बढ़ा रहा है, तो हमारा काम रहेगा एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट ना करे, एंडोमेट्रियम रुके, डिवाइड करने से रुके। मैंने आपको 2 टर्मिनोलॉजीज पढ़ाई थी, एक मैंने आपको बताया था हाइपरट्रॉफी और एक बताया था हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया में क्या होता था? हाइपरप्लेजिया में सेल्स अपने नंबर को बढ़ा देती थी, नंबर्स का बढ़ जाना। तो मतलब यहाँ पे एबनॉर्मल जो एंडोमेट्रियोसिस हो रहा है इसमें हो क्या रहा है? बेसिकली हाइपरप्लेजिया ही तो हो रहा है, हर सेल अपने नंबर्स को बढ़ा रहा है, ठीक है, एबनॉर्मली नंबर्स को बढ़ा रहा है, मतलब हाइपरप्लेजिया को हमको रोकना है। अब ये बढ़ा किसके इन्फ्लुएंस में रहा है? एंडोमेट्रियम किसके इन्फ्लुएंस में बढ़ती है? एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में बढ़ती है। एस्ट्रोजन क्यों आता है? क्योंकि एफएसएच आता है। पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा पढ़ा चुका हूं, समझा चुका हूं। अब अगर जिस बच्चे ने पहले लेक्चर से अभी तक जो देख रहा है ना, वो एकदम रिलेट कर रहा है, उसके सामने पूरी स्टोरी क्लियर होगी। लेकिन जो अचानक से अभी कर रहा है वो भी घबराए ना, स्टार्ट से लेक्चर देख लो। वीक के 3 लेक्चर आ रहे हैं, ठीक है, वीक के 3 लेक्चर आ रहे हैं, इजीली सब देख सकते हो। बैकलॉग मत होने दो, लेक्चर्स को रोको मत, लेक्चर आ रहा है लेक्चर देख लो और शेयर जरूर करो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है? इट इज कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन। तो कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन है ये, ठीक है, तो ये इसका कॉन्ट्रासेप्टिव एक्ट है, हमको अभी इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। इनहिबिट करता है गोनाडोट्रोफिन एक्शन एंड एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। अभी मैंने बताया ना हाइपरप्लेजिया को हमको रोकना है, तो डेम्पा जो है वो क्या करता है? इनहिबिट करता है गोनाडोट्रोफिन को, जैसे एफएसएच और एलएच, इनको इनहिबिट करेगा, रोकेगा, और एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया को भी रोकता है, ठीक है, इनहिबिट करता है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को समझेंगे और ज्यादा कुछ पॉइंट्स हमारे सामने जो आएंगे वो हमको क्लियर भी आएंगे। सबसे पहले डेम्पा होता क्या है? तो ध्यान से देखो, डिपोट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, डिपोट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है, डिपोट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट, साथ साथ याद करो, डिपोट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन, डिपोट मेड्रॉक्सी
प्रोजेस्ट्रॉन एसिटेट, ठीक है, डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसिटेट, एक कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन। ये क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन है। अब देखो, इट इज कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन, ये तो बिल्कुल ठीक पॉइंट था, ये तो बिल्कुल सही था कि डेम्पा जो है वो एक कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन है, बट हमको पूछा क्या गया है कि बेनिफिट क्या करता है, बेनिफिट एक्शन बताओ डेम्पा का। तो डेम्पा का बेनिफिटली एक्शन, डेम्पा का एक्शन तो है कॉन्ट्रासेप्टिव करना, कॉन्ट्रासेप्ट करना, आगे कंसीव ना होने देना, लेकिन हमको सवाल में इसने पूछा है कि बेनिफिशियरी एक्शन, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट बी और सी में कंफ्यूज हो सकता है, बट हमको जब बेनिफिशियरी एक्शन यहाँ पे दिया हुआ है तो बेनिफिशियरी क्या है डेम्पा का यूज करना जब एंडोमेट्रियोसिस हो रहा हो, तो यहाँ पे गोनेडोट्रोफिन एक्शन को इनिबिट करना और साथ में हाइपरप्लेजिया को भी रोकना है, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करता है डेम्पा? प्रोवाइड इफेक्टिव पेन रिलीफ इन वुमेन विद एंडोमेट्रियोसिस। तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन है जो प्रोवाइड करता है इफेक्टिव पेन रिलीफ, पेन को भी रिलीव करता है, और वुमेन विद एंडोमेट्रियोसिस इट एक्ट बाय सुप्रेसिंग द ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियल टिश्यू। ये सुप्रेस करता है एंडोमेट्रियम की ग्रोथ को, रोकता है, रिड्यूसिंग एंडोमेट्रियोसिस, जिससे एंडोमेट्रियोसिस रिड्यूस होता है, कम होता है, ठीक है। इंड्यूस्ड स्वेलिंग एंड मेंटेनिंग, इंड्यूस मतलब कम करना किसको? स्वेलिंग को, और मेंटेन करता है क्रॉनिक स्टेज ऑफ एनोवुलेशन, क्रॉनिक स्टेज ऑफ एनोवुलेशन को मतलब ओवुलेशन नहीं होने देगा, रोक देगा उस स्टेज को, ड्यू टू लो लेवल ऑफ एफएसएच एंड एलएच। जब एफएसएच और एलएच ही कम आएगा तो ओवुलेशन कहां से होगी? काज्ड बाय इनहिबिटरी गोनेडोट्रोफिन एक्शन ऑफ डेम्पा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अभी आपने देखी, जो क्या है, जो क्या होता है, इनहिबिटरी गोनेडोट्रोफिन एक्शन ऑफ डेम्पा। तो डेम्पा का एक्शन क्या है? बेसिकली डेम्पा का एक्शन है इनहिबिट करना किसको? गोनेडोट्रोफिन एक्शन को। गोनेडोट्रोफिन क्या हो गया? एफएसएच-एलएच। अब ये गोनेडोट्रोफिन, गोनेड, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, गैमीटोजेनेसिस, ये सब चीजें मैं आपको करवा चुका हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एम्स पटना स्टाफ नर्स 2015 का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। तो सवाल क्या है? ए 28-year-old वुमेन, ये कह रहा है कि एक 28 साल की वुमेन है, इज शेड्यूल्ड फॉर अ बाइलेटरल, बाइलेटरल मतलब दोनों, सेल्फिंगो ओफिरिक्टोमी, सेल्फिंगो मींस फैलोपियन ट्यूब, ओफरिक मींस और आपकी ओवरीज, और टॉमी का मतलब ही हुआ कट टू रिमूव, ठीक है। तो मतलब ये क्या कह रहा है? एक 28 साल की वुमेन है जिसका शेड्यूल, मतलब जिसको शेड्यूल में रख दिया है कि वो बाइलेटरल सेल्फिंगो ओफ्रिक्टोमी होनी है, मतलब उसकी फैलोपियन ट्यूब को भी रिमूव करना है और ओवरीज को भी रिमूव करना है। तो सवाल हमको क्या पूछा गया है? सवाल हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रियोरिटी कंसर्न टू बी एड्रेस्ड। अब हमारा प्रियोरिटी कंसर्न क्या होगा? टू बी एड्रेस्ड वाइल ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म कंसेंट फॉर द सर्जरी। मतलब जब हम उससे इन्फॉर्म कंसेंट साइन करवा रहे होंगे तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें क्या होगा? ऐसे समझो, सबसे पहला है रिस्क ऑफ हेमरेज, इसमें हेमरेज का रिस्क होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्यूट पेन, तो यार जब हम सर्जरी वगैरह करते हैं तो पेन क्या, वहां पे तो हम एनेस्थीसिया वगैरह लगा देते हैं। क्रॉनिक लोअर बैक पेन, तो ये भी नहीं है। लॉस ऑफ चाइल्ड बेयरिंग पोटेंशियल, बिल्कुल। देखो अब देखो है क्या, 28 साल की फीमेल है, मतलब अभी छोटी है। आज की डेट में 26-27 साल की फीमेल्स की तो शादियां हो रही हैं, तो ये तो 28 साल की ही अभी बच्ची है, ठीक है। तो इसको जब हम ओवरी इसकी निकाल देंगे, फैलोपियन ट्यूब निकाल देंगे, तो इस बच्ची को क्लियर होना चाहिए कि ये आगे जाके अब मां नहीं बन सकती, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, लॉस ऑफ चाइल्ड बेयरिंग पोटेंशियल, ये हमारा इन्फॉर्म कंसेंट में लिखा होगा, और ये वाला जो है हमको एड्रेस करना है जरूर उस पेशेंट को, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे इसका आंसर क्या है। बिकॉज a 28-year-old woman is scheduled for a bilateral salpingo-oophorectomy, remove of both ovary and fallopian tube, so permanent loss of fertility, तो लॉस हो जाएगा फर्टिलिटी का परमानेंट, हमेशा के लिए, is the main concern if she is childless। अब ये हमारा मेन कंसर्न हो जाएगा अगर वो चाइल्डलेस होगी, समझ आ गया, या फैमिली कंप्लीट नहीं है तो हमारा ये मेन कंसर्न रह जाएगा, ठीक है। देयर इज मिनिमल रिस्क ऑफ हेमरेज, हेमरेज के उतने रिस्क नहीं होंगे, बिकॉज एब्डोमिनल कैविटी इज नॉट एंटर्ड ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी के टाइम पे हम एब्डोमिनल कैविटी में जाएंगे नहीं, पेल्विक वाले वहीं रीजन से ही हम आउट कर लेंगे, समझ आएगा। और इसमें लेप्रोस्कोपी वगैरह भी हो जाती है, तो ब्लड लॉस का भी उतना कोई सीन नहीं होता है। अब देखो आज के लेक्चर में हमने कितनी इंपॉर्टेंट चीजों को जाना, आज हमने और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए गायनेकोलॉजी के, बस अब एक लेक्चर हो रहेगा ओबीजी का, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा एमएसएन, जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में हम
जीआई सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, जिसको आप 10वीं 11वीं में जो है डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते थे, बट आपने नर्सिंग कॉलेज में जब आपने पढ़ा होगा तो आपने जीआई सिस्टम पढ़ा होगा। अब बार बार मैं एक चीज कहता हूँ, और ये स्लाइड हमेशा आती है आपके सामने, कि रिवीजन टुडे मेक्स यू एग्जाम रेडी टुमारो। अगर आप आज रिवीजन करेंगे तभी जाके आप कल एग्जाम्स के लिए रेडी रहेंगे, और जो आज रिवाइज करेगा वही एग्जाम क्लियर करेगा। एक चीज याद रखना, बार बार एक चीज आती है कि जब भी हम क्वेश्चन लगाते हैं गलत होते हैं। आपको मैं एक चीज बताऊं, सही और गलत, ठीक है, राइट एंड रॉन्ग में क्या फर्क है, हमेशा याद रखना, जो सही है ना वो आएगा गलत से। पहले आप गलत करेंगे सवालों को, फिर आप सही की ओर बढ़ेंगे। तो गलतियां होंगी, वो अभी भी होंगी, वो बाद में भी होंगी। जो स्टूडेंट अपने टेबल पे, जो स्टूडेंट अपने घर पे, अपने स्टडी टेबल पे जितनी ज्यादा गलतियां कर लेगा, वो एग्जामिनेशन हॉल में गलती करने के काबिल नहीं रहेगा। वहां सही होंगे उसके आंसर, गलती से ही शुरुआत होगी। तो वो फर्क इतना है, आप अभी अगर घिसोगे अपनी किताबें, अभी वो गलतियां सारी कर दोगे, तभी जाके आप एग्जाम में एक्यूरेट आंसर दोगे और सेलेक्ट हो जाओगे। फर्क इतना ही है। जो भी सिलेक्ट हुआ है उसका पूछो वो क्या कर रहा है, वो मॉक लगा रहा है, वो रिवीजन कर रहा है। तो रिवीजन इज द की, रिवीजन इज द ओनली की। ठीक है, कंसिस्टेंसी और रिवीजन हर लेक्चर में बोलता हूँ, कंसिस्टेंट रहो, रिवाइज रेगुलरली। अभी जो मैंने पढ़ाया है ना, अभी वीडियो कंप्लीट होगी, इसको लाइक कर दो, कमेंट कर दो, जहां पे कोई डाउट है या जो भी आपको कमेंट करना है कमेंट जरूर करो, हाइप वीडियो को जरूर करो, और साथ के साथ फोन बंद करके अब जो आपने सारा अभी लिखा है ना, ये जो भी मैंने टॉपिक आपको करवाया, जो इसके क्रिस्प पॉइंट आपने लिखे होंगे, जरूर लिखे होंगे, क्योंकि तुम नर्सिंग ऑफिसर हो। जो एक बच्चा भी लिख रहा होगा ना, मैं उसी बच्चे को कह रहा हूँ, एक स्टूडेंट भी लिख रहा होगा, मैं उसी स्टूडेंट को कह रहा हूं कि तुम नर्सिंग ऑफिसर बनने वाले हो, तुम ही नर्सिंग ऑफिसर बनोगे। ठीक है, बस अब वीडियो बंद करो, और वीडियो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, उस जो पूरा लेक्चर था उसके साथ गो थ्रू हो जाओ, और एकदम से अपने आप को मोटिवेट करो कि आज मुझे इतने पॉइंट्स का पता चला, और शाम को सोने से पहले एक बार फिर से उसको रिवाइज करो। और नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा, अब पार्ट 10th आएगा शायद, तो उस पार्ट 10th आने से पहले ये 9th पार्ट को भी देख लो। और 147 इस रूल को फॉलो करो, मतलब एक बार जो मैं रिवाइज बोल रहा हूँ वैसे, फिर 4 दिन के बाद पूरे वो पहला दूसरा तीसरा चौथा लेक्चर उसको रिवाइज करो, फिर 7 दिन के बाद जितने लेक्चर हुए उन सबको रिवाइज करो। तो रिवाइज जैसे जैसे करते जाओगे, ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएंगी, और एग्जाम में तुम्हें एकदम से खुद से कॉन्फिडेंस आएगा कि यार अब तो मतलब जो सवाल आ रहे हैं वो बहुत ईजी आ रहे हैं। क्लियर? तो वापस से एक बार फिर से कह रहा हूँ कि 3 जगहों पे, 3 प्लेटफॉर्म्स पे, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और साथ में आपका व्हाट्सएप, तीनों जगह जुड़ जाओ। व्हाट्सएप पे रोज एमसीक्यू आते हैं, टेलीग्राम पे आपको स्लाइड्स मिलती हैं, जो मॉक हम जो आपकी एमसीक्यू ड्रिल हर दिन यूट्यूब चैनल पे ही चढ़ती है। 50 एमसीक्यूज होते हैं, कोई एक टॉपिक लेते हैं उसके 50 एमसीक्यूज होते हैं। तरीका मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कैसे क्या करना है, वो सारा करना स्टार्ट कर दो, और तभी जाके सिलेक्शन होगा ना। मतलब 3 जगहों पे आप, मुझे पता है आप इंस्टा भी यूज करते हो, व्हाट्सएप भी, टेलीग्राम भी, और तीनों जगह पे आप, इंस्टा में आप देखो, इंस्टा में हर दिन हम कोई एक ऐसी रील डालते हैं, हर दिन हम कोई एक ऐसा टॉपिक डाल देते हैं जिसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होता है, वो एक रील आ जाती है। ऐसे तुम न जाने कितनी रील स्क्रॉल कर रहे हो, वो रील को पढ़ो, एकदम उसके पॉइंट्स पढ़ो, दिमाग में देखो, जो जो याद है, जो जो आपको पहले से पता था, खुद को अप्रिशिएट करो, जो नहीं पता है वो अभी पता चला है फिर से अप्रिशिएट करो कि मैं एक सही डायरेक्शन में हूँ, नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए तैयार हो रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं, क्या कितना हेल्प कर रही है आपको ये पीआर यादव। और मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि कमेंट में मुझे बताओ कि आप कहाँ से ये लेक्चर देख रहे हो, इंडिया के कौन सी स्टेट से, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आप ये लेक्चर देख रहे हो, ताकि हमें भी पता चले कि हमारा सारथी बैच कहाँ कहाँ तक पहुंचा है, किन किन स्टूडेंट्स की ये हेल्प कर रहा है, किन किन नर्सिंग, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को ये नर्सिंग ऑफिसर बनाने के लिए सक्षम हो रहा है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक।